नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम भ्रष्टाचार के बारे में आपको जानकारी देंगे, भ्रष्टाचार से जुड़े नियम कानून बताएंगे। भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था के साथ साथ एक सामाजिक समस्या बन चुका है। भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018 रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक लोक सेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माना के अलावा 3 से 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है। कानून के तहत रिश्वत देने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस कानून में जन सेवकों, नेताओं, नौकरशाहों और बैंकरों को अभियोजन से संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। अब सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए उनके विरुद्ध जांच करने से पहले सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करना जरूरी होता है। यह कानून कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने या अन्य किसी के फायदे के लिए रिश्वत लेने या देने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे मामलों में मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। कानून के मुताबिक यह संरक्षण रिटायर्ड जन सेवकों को भी मिलेगा। यह तो थी भ्रष्टाचार से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज भ्रष्टाचार के नियमों के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो परमानंद जी, आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके अपनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 दूसरा नंबर है 01206127 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 01206127 01206127 तो भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं हमसे। तो परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर आदमी परेशान रहता है कि अगर उससे निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। ये जो लोग हैं जो काली कमाई करते हैं, इनके खिलाफ हम कैसे एक्शन ले सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। परमानंद जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने का मकसद हम समझना चाहेंगे। जैसे कि आपने अपने प्रस्तावना में भी बताया जी कि भ्रष्टाचार एक घुन की तरह से पूरे समाज को खा रहा है। जी पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है भ्रष्टाचार के नाते। जी और जो सचमुच का काम हो जाना चाहिए, जो सरल तरीके से काम होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार के चलते नहीं हो पाता। जी सबसे ज्यादा परेशानी इसमें आम आदमी को होती है कि उसका काम बिना दिए लिए कुछ हो नहीं सकता है। आप किसी छोटे से छोटी जगह पर जाइए, कचहरी में जाइए, कहीं किसी दफ्तर में जाइए, वहां पर लगता है कि ये भ्रष्टाचार का जड़ बहुत गहरी हो चुकी है और लोग मानते। इसी नाते इस पर रोकथाम के लिए ही भ्रष्टाचार के ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये 1988 में ले आया गया। उससे पहले 1973 में था, उससे पहले भी था, ये आईपीसी के तहत भी प्रोवाइडेड था, लेकिन मुख्य रूप से 1988 में आया। फिर भी वो लगा कि वो एक्ट जो है कम पड़ रहा है, उसके कारण बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही। इसलिए उसमें 2018 में अमेंडमेंट किया गया और उसके क्षेत्र का थोड़ा सा विस्तार किया गया। उसमें कोई और चीजें जोड़ी गई जिससे कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और काबू पाया जा सके। बिल्कुल, कहने का संशोधन भी बहुत जरूरी हो जाता है वक्त के हिसाब से। तो ये भी समझना चाहेंगे परमानंद जी आपसे कि करप्शन एक्ट 2018 की अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो इसमें क्या अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट में क्या बदलाव लाए गए, क्योंकि लोक सेवक को घूस देने से संबंधित अपराध की सजा को भी हम समझना चाहेंगे आपसे। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्यों अमेंडमेंट क्यों ले आया गया। इसके लिए तो मेन चीज जैसे ये है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो उससे ये सहज अपेक्षा की जाती है कि जिस पद पर वो नियुक्त किया गया है वो उसको काम को बखूबी अंजाम देगा और अच्छे ढंग से करेगा। लेकिन जब वो उस पर काम ठीक से नहीं करता है, अनड्यू एडवांटेज लेता है अपने पद का ऐसा एडवांटेज लेता है, लाभ लेता है कि वो दूसरे व्यक्ति को घूस देने पर मजबूर कर देता है, तो इस चीज को
कि इस चीज को रोकने के लिए 2018 में ये अमेंडमेंट लाया गया, ये संशोधन लाया गया। लेकिन आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग घूस देते हैं, घूस दे करके और वो उसको काम को कराते हैं। तो इसीलिए उस अमेंडमेंट के भीतर ये भी किया गया कि घूस लेना और घूस देना दोनों ही गैर कानूनी है। जो व्यक्ति घूस देगा और घूस लेने के लिए प्रेरित करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ उतनी ही कार्रवाई की जाएगी जितना कि दूसरे व्यक्ति के खिलाफ की जाती है। तो ये एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो ग्रांट है तो ऐसे लाभ ले रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति कहीं किसी प्रयुक्त है और उसके पास ऐसा अधिकार है, वह उसको काम को करने के लिए किसी व्यक्ति से उस पर दबाव डाल करके ज्यादा पैसा लेता है या और काम लेता है, दूसरे वैल्यूएबल चीजें लेता है, ये सब चीजों को ग्रहण करता है। तो यह उसके तहत लाया गया है 2018 के अमेंडमेंट में, जिससे ये साबित हो सके कि व्यक्ति अपने काम को सही ढंग से नहीं करके वो अपने प्रभाव, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और दुरुपयोग के नाते दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है। और वह व्यक्ति एक व्यक्ति को नहीं परेशान कर रहा है बल्कि पूरे समाज पर एक कोढ़ की तरह से काम कर रहा है। बिल्कुल, और उससे विभाग की भी कहीं ना कहीं बदनामी हो जाती है। विभाग पूरा का पूरा बदनाम होता है, ये तो होता ही है। परमानंद जी, सरकारी सेवक को क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए कब या किन हालातों में सजा दी जा सकती है और इस कानून द्वारा किस किस अपराधों में सजा दी जा सकती है? देखिए, सरकारी कर्मचारी वास्तव में ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो जन आम जनता के लिए जो सरकारी नहीं है, सरकारी माने इसमें तो जो अमेंडमेंट आया है उसमें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल कर दिया था। पहले कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे और वो विभाग भी शामिल कर दिए गए जो सरकारी अनुदान पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी ये इस एक्ट को अमेंड करके बात इसमें ले आया गया है। आपका ये कहना कि किसके तहत उनको इसमें ले आया जा सकता है जी। देखिए, एक ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इसको एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना गया है जी। कोई भी व्यक्ति इसको ये सिविल मिसकंडक्ट नहीं, ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना गया है। इसी नाते उस व्यक्ति के खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस चलाया जाता है। और इस ऑफेंस में ऐसा नहीं है, उसमें आपके जांच करने के दौरान व्यक्ति को पद से दूर किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें उसको जेल भी भेजा सकता है, उसको कोई कंट्री करते हैं जो उसके में पाया जाता है उसके ऊपर लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जेल भी दिया जा सकता है। जेल का टर्म जो है 3 साल से लेकर के 10 साल तक की स्थिति होती है कि उसको 3 साल से लेकर के और 10 साल तक जेल में भेजा जा सकता है और कम से कम 6 महीने का जेल किया जा सकता है। ये सरकारी कर्मचारी के लिए है कि अगर जेल पाया जाता है, किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है तो उसको जेल और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये अमेंडमेंट के अंतर्गत आया। परमानंद पांडे जी बहुत बेहतर जानकारी हमें दे रहे हैं और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जानकारी हम तक पहुंच रही है। कर्नल धर्मचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त और वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं परमानंद जी आपसे। कर्नल जी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, सवाल पूछिए अपना। कर्नल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है और मैं पैनल से भी कहूंगा कि अगर उनका कोई सवाल है तो सवाल जरूर नोट करके रख लें, आप पता कर लें कि क्या उनका सवाल है जी। परमानंद पांडे जी, इतनी बेहतर जानकारियां आप दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सबको ये समझ में भी आ रही होगी, लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उनसे घूस मांगता है या रिश्वत मांगता है तो वो शिकायत कैसे करें और उन्हें शिकायत कहाँ वो दर्ज होगी, उनको क्या बताना चाहेंगे? जी जी, ये बात आपने बहुत ज्यादा ठहराई कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी या सरकारी ये आपसे या किसी भी व्यक्ति से वो अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है या घूस मांगता है या कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, इसकी शिकायत है। इसके 2-3 तरीके अपनाए मिल जाते हैं। एक तो आप अगर सरकारी कर्मचारी है तो आप उसको विजिलेंस कमीशन में आप
विजिलेंस कमीशन को आप दरखास्त दीजिए। उसके खिलाफ अगर विटनेसेस अगर मिल जा रहे हैं तो FIR दर्ज कराइए, नहीं तो विभागीय स्तर पर उसको चिट्ठी लिखिए, पत्र लिखिए और शिकायत करिए ओरल जा करके या ईमेल भेजिए, जिससे कि ये साबित हो सके कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त परमानंद पाया जी, गया है। कर्नल धर्मचंद जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए हैं, उनका फोन कट गया था, सवाल लेना चाहते हैं। कर्नल साहब स्वागत करते हैं, सवाल पूछिए। जी 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 कर्नल साहब सवाल पूछिए, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी परमानंद जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम अगले सवाल पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज तो यह है कि आप इसकी सूचना उस अधिकारियों को दें, उस डिपार्टमेंट के लोगों को दें और ये इसके बारे में FIR दर्ज कराएं। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमको नहीं मिल पा रहा है तो सीधे विजिलेंस कमीशन तक उस चीज को ले आए, उनकी जानकारी में इस चीज को रखें कि ये व्यक्ति अयह कार्य करने के लिए इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी से घूस मांग रहा है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। जब आप उसकी सूचना देंगे तो भी हो सकता है। सीधे इस ढंग से आरोप लगा देने से कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, ये तो कोई भी नहीं मान सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कह दे किसी के कारण के बारे में कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये नहीं माना जाएगा जब तक आप उसके लिए सप्रमाण कोई चीज नहीं देते हैं कि ये व्यक्ति सचमुच भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, तब तक आपको कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। राहत मिलने के लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रमाण सहित उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप को लगाइए। जब प्रमाण सहित आरोप होगा तो उसके खिलाफ जांच होगी और जांच के दौरान अगर आपका प्रमाण सही पाया जाता है तो उस व्यक्ति को, जैसा कि कानून में प्रावधान है, उसको दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी किया जा सकता है। लीगल हेल्पलाइन में और भ्रष्टाचार से जुड़े बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। परमानंद पांडे जी अधिवक्ता के तौर पर हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। रविशंकर एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम उनका सवाल समझते हैं। रविशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर, हम जान सकते हैं सर इससे जो है किस समस्या का जो है निवारण हो सकता है? भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, सॉरी सर, हम भ्रष्टाचार से नहीं पूछ सकते हैं, सॉरी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। परमानंद जी हमने समझने की पहले की कि हम शिकायत कहाँ दर्ज कराएं, कैसे कर सकते हैं। अब हम ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि आपने सबूतों की बात करी, तो घूस मांगने के आरोप में एक व्यक्ति के पास किस तरह के सबूत होने चाहिए, किन सबूतों की जरूरत पड़ती है? जी, इस बात ठीक है, इस बारे में बात किया था। जैसे आजकल का जमाना जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत हो गए हैं जी, तो आप मोबाइल में चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं, कोई अगर आपके पास विटनेस आ रहा है तो देख सकते हैं, या व्यक्ति का मान लीजिए अगर किसी के 50,000 रुपए वेतन है और 50,000 वेतन के बजाय उसके पास बैंक अकाउंट काफी बड़ा है, तो इससे साबित हो जाता है कि वो व्यक्ति ने किसी न किसी करप्ट प्रैक्टिस में अपने को पाया है। तो ये 2-4 चीजें ऐसे हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं, जैसे किसी का प्रमाण ले आ सकते हैं, जैसे RTI में आप किसी चीज की सूचना मांगिए और सूचना के बाद कई ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसमें पकड़ में आ जाती हैं। तो जब वो पकड़ में आ जाती हैं तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति सचमुच सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, या उसकी आमदनी जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम जिसको कहते हैं, ज्ञात साधन जितना है और वो उससे कई गुना उसके पास संपत्ति बैंक में पड़ी हुई है, बेनामी संपत्ति भी पड़ी हुई है और भी जगहों पर पड़ी है, जिसकी जांच की जाए तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार में अपने को संलग्न किया है। तो आप ये प्रमाण है, इन प्रमाणों को आप उसके सामने ले आ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने घूस से, इस व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, इस व्यक्ति ने गबन करते हुए चीजों को कहीं का कहीं लगाना था, सड़क बनाने के लिए या किसी चीज के लिए पैसा खर्च करना था, उस व्यक्ति ने वहां ना खर्च करके दूसरे काम में कर दिया है और गबन किया है। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपके पास होगी तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उसके खिलाफ आप उचित जगह पर शिकायत दर्ज करते हैं। इस तरह उनके खिलाफ भी आप जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत
जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे विजिलेंस कमीशन है, ये विजिलेंस कमीशन के पास या एंटी करप्शन ब्यूरो को आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमने तो आपसे कहा कि अगर और आपकी जरूरत हो तो उसमें और भी आगे जरूरत जाने की हो तो आप उसमें FIR भी दर्ज करा सकते हैं। और लेकिन ये प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण के लिए आपको खास जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के सहारे से आप वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें जान कर सकते हैं, उसको वायरल कर सकते हैं। वायरल करने के बाद ऑडियो को लेकर अगर हम जाते हैं तो क्या ऑडियो मान्य होगा? जी हाँ, ऑडियो मान्य होगा। पहले ये बात माना जाता था कि ऑडियो गलत हो सकता है, लेकिन ऑडियो की जांच की जाएगी कि हो सकता है उसी व्यक्ति का ऑडियो है या इसमें कुछ गलत किया गया है। लेकिन अगर जांच की गई और जांच में ये सही पाया गया कि ये इसी व्यक्ति का ऑडियो है तो उसको मान्य माना जाता है। पहले तो ये था कि नहीं, ये गलत ढंग से ऑडियो बनाया गया है, ये मेरा ऑडियो नहीं है, आप सीधे सीधे इनकार कर देते थे। आजकल ऑडियो दिया गया है और ऑडियो की पूरी तरह से फोरेंसिक जांच होती है और जांच पड़ताल के बाद अगर ये पाया गया कि ये ऑडियो उसी व्यक्ति की है जिसके खिलाफ ये शिकायत की गई है तो वह मान्य होगा। अन्यथा जैसे अगर किसी ने जाली बना दिया है तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन उसकी जांच की जाएगी। जांच पड़ताल के बाद ये पाया जाता है कि ये इसी व्यक्ति के खिलाफ है, उसी व्यक्ति की चीज है जिसके खिलाफ ये शिकायत की गई है तो वह ऑडियो मान्य होगा। जी, हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब कार्रवाई की जाती है विभागीय तो क्या उस व्यक्ति को निलंबित किया जाता है? क्योंकि अगर निलंबित नहीं किया जाता तो जांच भी प्रभावित कर सकता है व्यक्ति। ये बात आपकी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में इस चीज को कहा और इस मुद्दे पर बहुत गहनता से विचार किया है। जी। एक तो यह है कि पहले आपने देखा होगा कि कहा जाता था कि निलंबन कोई दंड नहीं होता है। जी। लेकिन निलंबन अगर व्यक्ति का ना किया जाए तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है। जी। क्योंकि वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, उसका बेजा इस्तेमाल करता है। इस नाते उसका निलंबन किया जा सकता है और निलंबन के बाद उसकी जांच की जाएगी। क्योंकि निलंबन अगर उसका नहीं किया गया है तो वो जांच को प्रभावित करेगा। इसी नाते निलंबन को किया जाता है। लेकिन अगर वो निलंबन के दौरान जांच में सही पाया गया तो उसको निलंबन के दौरान का पूरा भुगतान करेगा और उसको बेदाग बरी किया जाएगा। लेकिन अगर उस निलंबन के दौरान जांच में ये पाया गया कि ये व्यक्ति सचमुच से भ्रष्टाचार में लिप्त था तो वो उसके खिलाफ एक प्रमाण एक बात होगी कि ये अपने पद का दुरुपयोग करता रहा है। इस नाते निलंबन किया जा सकता है किसी व्यक्ति का जो सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि ये एक तरह से फेयर जांच के लिए साफ सुथरी जांच के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति का निलंबन किया जाए जिससे कि वह अपने पद का बेजा इस्तेमाल न कर पाए। ये जरूरी हो जाता है। परमानंद जी, कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं उसका रिटायरमेंट हो गया, तो क्या रिटायरमेंट के बाद अगर सरकारी में कर्मचारी पर भ्रष्टाचार संबंधी जांच बैठती है तो फिर उसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है? ये देखिए, ऐसे तो किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई जांच की जाती है तो उसकी एक परमिशन लेनी पड़ती है। जी। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के 3-4 ऐसे फैसले आ चुके हैं कि जिसमें सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुका है उसके खिलाफ अगर आप जांच करते हैं तो वो जांच को मान्य नहीं किया जाता। अगर वो भ्रष्टाचार वाकई प्रमुखता ही उसके खिलाफ मिल जाता है, प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप मिल जाते हैं तो उसकी आपको अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति के बाद उसकी जांच की जा सकती है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऐसा होता है कि इसकी कोई ये लिमिटेशन पीरियड नहीं है कि भ्रष्टाचार में कोई व्यक्ति किसी भी समय लिप्त रहा है तो वो लिमिटेशन पीरियड से वंचित हो जाएगा कि आप लिमिटेशन पीरियड के बाहर जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर रिटायर्ड हुआ है, रिटायर के बाद भी अगर ये पाया जाता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है तो उसके खिलाफ बाकायदा जांच की जा सकती है और उसके लिए लेकिन पूर्वानुमति जरूर उस अनुमति लेने के बाद के खिलाफ जांच की जा सकती है। परमानंद जी, ये तो बात रही लेने की, जो लोग रिश्वत लेते हैं उनकी बात करें, लेकिन क्या
रिश्वत देने वाले पर भी इस तरह की कार्रवाई होती है? जी, रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना रिश्वत लेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भ्रष्ट लोग होते हैं, भ्रष्ट एक तरफ नहीं होते हैं कि वो दिया है और वो हमारा काम कर दे रहा है, पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसमें ऐसा भी होता है कि लोग दे करके, रिश्वत दे करके अपना काम करते हैं और सही काम सही व्यक्तियों को उस चीज से वंचित कर देते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि रिश्वत लेने वाले के खिलाफ जिस ढंग की कार्रवाई की जाती है उतनी ही सख्त कार्रवाई रिश्वत देने वाले के खिलाफ की जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। अन्यथा अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग लेते रहेंगे और देने वाले भी मिल जाएंगे। देने वाले को भी 25 तरीके मालूम हो जाएंगे, लेने वाले को भी 25 तरीके मालूम होंगे। तो इन स्थितियों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाना बेहद मुश्किल काम होगा। इसीलिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है उसके खिलाफ तो जांच हो ही, लेकिन जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा है वो उसका दंड, उसकी सजा और ये उसका जुर्म किसी भी कीमत पर दूसरे से कम नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ भी उतना ही कड़ा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उतना ही कड़े जुर्म में उसको रखा जाना चाहिए। परमानंद जी, आपने बहुत अहम जानकारियां दी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार है आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल और भी बड़े मुद्दों के साथ, गंभीर मुद्दों के साथ, गंभीर विषयों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।